आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आवाज़ आपको क्लियर आ सके, पहुँच सके। पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूँजी में जिन मदों में वृद्धि होती है, जिस मद की वृद्धि होती है, वह कहलाती है। वो क्या कहलाती है? व्यय, आय, आहरण या फिर पूँजी। यहाँ पर वृद्धि की बात कही गई है, ये हमें ध्यान रखना, वृद्धि। तो जब आय में वृद्धि होती है, राइट आंसर जो इसका होगा वो बी होगा। जब आय में वृद्धि होती है तो इसको पूंजी में प्लस कर दिया जाता है, ऐड कर देते हैं, और कमी होती है तो इसको पूंजी में से लेस कर देते हैं। राइट आंसर आय होगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखा समीकरण नहीं है? यानी लेखा समीकरण इनमें नहीं, यानी कुछ एक इसमें से गलत है। नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा गया। पहला जो है वो दे रखा है, परिसंपत्ति बराबर देयताएं प्लस पूंजी, यानी ए हमारे पास में, ये तो राइट है। अब परिसंपत्तियाँ बराबर है देयताएं माइनस पूंजी, तो ये जो है ये हमारे पास में गलत है। और सी हमारे पास दे रखा है, देयताएं बराबर परिसंपत्तियाँ माइनस पूंजी, ये भी सही है। परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएं बराबर पूंजी, ये भी हमारे पास में सही है। तो यहाँ नेगेटिव पूछा था और नेगेटिव यहाँ पर आंसर हो रहा है, जिस पर क्रॉस का निशान लगाया गया पहले वो। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी, यानी ये। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तलपट से जांच की जाती है व्यापार की वित्तीय स्थिति, व्यापार का वित्तीय परिणाम, व्यापार की तरलता की स्थिति या लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। ये सभी को मालूम होगा, इसमें कोई ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती है? तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती है। अगर हम बात करें सारी अशुद्धियों की, जैसे खाते के गलत पक्ष में लिख जाना या खातों के गलत योग लगाना, क्षतिपूरक अशुद्धि, खातों के शेष निकालने में गलती हो जाना, तो इसका जो राइट आंसर है बाधक नहीं है। बाकी सब तो ये हैं जो हमारे पास में, ये सब बाधक हैं, यही बाधक है, ये हमारे पास नहीं है, ये बाधक है। यानी प्रभाव पड़ना और ना पड़ना, तो क्षतिपूरक अशुद्धि का तलपट के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारे पास होगा क्षतिपूरक अशुद्धि। अगला क्वेश्चन है कि तलपट में खाने होते हैं, तो ये तो सभी को मालूम होगा कि तलपट में कितने खाने होते हैं, ये सभी को मालूम होगा, इसमें ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब अच्छे से जानते हैं कि तलपट में पहला कॉलम जो होता है वो होता है नेम ऑफ द लेजर्स अकाउंट का, दूसरा होता है एलएफ का, और दो कॉलम होते हैं हमारे पास में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यही कॉलम हमारे पास में केवल होते हैं। अब ये देख लें हमारे पास में कितने कॉलम हुए, सी कॉलम हुए, केवल 4 कॉलम हुए हैं, और ये 4 कॉलम जो हमारे वो सी में दे रखे हैं। डेट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नेम ऑफ द लेजर्स अकाउंट, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, बस यही कॉलम होते हैं, यानी 4 कॉलम इसमें हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अवलंबित दायित्व एक दायित्व है, अवलंबित दायित्व। अगर इसका दूसरा नाम भी इसका अगर आपको पता लग जाए तो आंसर आप बड़े आराम से इसका दे सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो होता है संभाव्य दायित्व। अब संभाव्य दायित्व को इस बारे में यहाँ पर देखें, जो वर्तमान में नहीं है परंतु भविष्य में हो जाएगा। अगर किसी ने आगे के ऑप्शन नहीं पढ़े और इसको सही मान लिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे लिखा हुआ जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाए। तीसरा है सी, जिसका होना या ना होना भविष्य की घटना पर निर्भर हो। और जो है लास्ट में है, जो गत वर्षों में न चुकाया गया हो। राइट आंसर इसका सी होगा। अगर सारे ऑप्शन पढ़े बिना लगा दिया तो हर कोई इसको ए पर टिक कर लेगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भविष्य की घटना पर निर्भर है, और भविष्य की घटना का कुछ नहीं पता कि वो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सूची सूची 1 का मिलान सूची 2 से 2 में कीजिए, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर हमें यहाँ पर देना है। तो रोकड़ के सामने लिखा है समता अंश पूंजी, लाभ के सामने लिखा है स्थायी संपत्ति, अंश के निर्गम पर लिखा है नाम मात्र की संपत्ति, और यंत्र पर बट्टा एवं संयंत्र लिखा है चालू संपत्ति। अब इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, कूट यहाँ पर दे रखा है,
ये हमारे सामने दे रखे हैं। अब इनको देखने से पहले हमें ये करना है कि इनको अगर हम मैच कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं रोकड़ में। रोकड़, अब रोकड़ हमारे पास में कैसी संपत्ति होती है? तो ये हमारे पास चालू संपत्ति यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो ये हमारे पास आएगा ये, यानी ए का 4। अब ए का 4 हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि वो किस ऑप्शन में होगा। ए का 4 होगा। फिर है लाभ, तो लाभ जो होता है वो लाभ कहाँ मिलता है? समता अंश पूंजी पर लाभ मिलता है, तो इस लाभ का हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद अंश के निर्गम। अब अंश के जो निर्गम हैं वो हमारे पास क्या है? अंश के निर्गम नाम मात्र की संपत्ति, ये राइट होगा, नाम मात्र की संपत्ति। नियंत्र पर बट्टा एवं संयंत्र, तो ये होता है स्थायी संपत्ति, क्योंकि जो बट्टा लगाया जाता है या जो हिरास लगता है वो स्थायी संपत्ति पर ही लगता है। ये इस तरह से अब जो भी होगा वो हमारा राइट आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक, फर्म में अपनी पूंजी तथा फर्म को दिए गए ऋण की राशि तक, या हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक, या फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो दायित्व असीमित होता है। अब वो असीमित जो होता है वो उसकी केवल व्यक्तिगत संपत्तियों तक ही होता है, उससे ज़्यादा की उससे कभी भी कोई डिमांड नहीं की जा सकती। तो इस तरह से राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए जब जब व्यवसाय हानि पर चल रहा हो, एक साझेदार पागल हो गया हो, या एक साझेदार गलत व्यवहार करता हो, या एक साझेदार की मृत्यु हो जाए। राइट आंसर यहाँ पर होगा, देखें पहला जो है जैसे दे रखा है व्यवसाय हानि पर चल रहा हो, भाई आज हानि पर चल रहा है तो कल हो सकता है वो लाभ पर होने लगे, हमेशा हानि पर नहीं चलेगा। इस कारण से साझेदारी समाप्त नहीं हो सकती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक साझेदार पागल हो जाए, तो एक के पागल हो जाने से साझेदारी जो है समापन नहीं होगा। और एक सी है दे रखा है कि एक साझेदार गलत व्यवहार करता हो, तब भी नहीं होगा। और यहाँ पर दे रखा है एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, तो एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, यहाँ पर यही होगा राइट आंसर, एक साझेदार की मृत्यु हो जाए। अब ऐसा जो साझेदारी है, कभी साझेदारी की इस यहाँ पर साझेदारी की समापन की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन आता है जो है, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोधक्षम साझेदार वहन करते हैं। वो किस अनुपात में वहन करेंगे? बराबर अनुपात में, उनके पूंजी के अनुपात में, लाभ बांटने के अनुपात में, या गार्नर बनाम मर्रे में सुझाए गए अनुपात में। तो सुझाए गए अनुपात में तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर पूंजी के अनुपात की यहाँ पर बात आती है। राइट आंसर जो होगा उनके पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है जब सभी साझेदार दिवालिया हों, सभी साझेदार सक्षम हो, कुछ साझेदार दिवालिया हों, या उपरोक्त में ऐसा कोई नहीं। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा कुछ साझेदार तब दिवालिया हों। जैसे गार्नर बनाम मर्रे में क्या था आपने पढ़ा होगा, गार्नर, मर्रे और बिलिंकस ये 3 साझेदार थे। तो इसमें से एक साझेदार दिवालिया हुआ, यानी बिलिंकस दिवालिया हुआ था। तो इसमें राइट आंसर उसके अनुसार कुछ साझेदार जब दिवालिया हों तब, क्योंकि सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो फर्म का समापन होगा।
नंबर 12 है, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है जब नए साझेदार के प्रवेश के समय, एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति के समय या फर्म के विघटन के समय या लेखा वर्ष की समाप्ति के समय। राइट आंसर होगा वसूली खाता। सबको मालूम होगा कि जब फर्म समाप्त होती है तभी वसूली खाता बनाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृत की जा सकने वाली ब्याज की जो दर होती है, क्योंकि साझेदारी नहीं है, वो सॉरी साझेदारी में जो समझौता है, अनुबंध है, वो नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में 6% का ब्याज ऋण पर दिया जाता है। जो साझेदार ने किसी ने ऋण दिया है उस पर, जो पूंजी लगाई है उस पर कोई ब्याज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशों के निर्गमन पर, तो अंशों के निर्गमन पर 5% से अधिक का कमीशन नहीं होना चाहिए, और अगर ये ऋण पत्र होते तो उस पर 2.5% की बात होती। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राइट शेयर पे शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं कंपनी के निदेशकों को, ऋण पत्र धारियों को, वर्तमान शेयर धारकों को, कंपनी के लेनदारों को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा वर्तमान शेयर धारकों को। सी, राइट शेयर जो होते हैं, जो कंपनी के जो विद्यमान विद्यमान तो वही होंगे जो वर्तमान में शेयर धारक होंगे, उन्हीं को प्रस्तावित किए जाते हैं। जब कोई कंपनी अतिरिक्त अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो अंशों को क्रय करने के लिए सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों को ही आमंत्रित करती है, उन्हीं के लिए। इसमें अगर संचालक मंडल होते तो के लिए भी हो सकता था, नहीं, वर्तमान शेयर धारक। ठीक है, वर्तमान शेयर धारक ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मिस्टर स्मिथ ने 10 रुपये प्रति अंश वाले 200 अंशों के लिए आवेदन किया, किंतु 160 अंश, अब ये न्यूमेरिकल है, ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए तो स्क्रीन भी बड़ी चाहिए और मेरे पास यहाँ स्क्रीन बड़ी नहीं है, तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा, 720। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। इस तरह के क्वेश्चनों के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, थोड़ा समय का भी अभाव है मेरे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यदि 10,000 अंशों का निर्गमन किया गया है तथा प्रति अंश मूल्य 10 रुपये है, 8,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो यह किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन होगा? समान, छूट, अधिक, न्यून। यहाँ पर समझें इस चीज़ को कि कोई भी कंपनी 10,000 अंशों को निर्गमित कर रही है, लेकिन आवेदन पत्र जो प्राप्त हुए हैं वो केवल 8,000 अंशों के लिए हुए हैं, यानी जो भी निर्गमन किया जा रहा है, जो इशू किया जा रहा है उससे कम है, तो ये जो ऐसा कहलाएगा वो न्यून कहलाएगा, यानी कम। और अगर 10,000 की जगह 11,000 आवेदन आ जाते तब उसको अधिक कहा जाता, या उसको प्रार्थना आधिक्य भी शब्द दे सकते हैं, प्रार्थना आधिक्य, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रार्थना न्यून है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है कि एक कंपनी के अंश का अंकित मूल्य जो है, चलो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एक कंपनी का अंश का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये प्रति अंश है। कंपनी ने इसे 150 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित किया। बाजार में इस अंश की वर्तमान कीमत 200 रुपये है। कंपनी ने इन अंशों पर 20% की दर से लाभांश घोषित किया, तो प्रति अंश लाभांश की राशि होगी, वो लाभांश की राशि होगी वो हमें देखना है। यहाँ पर देखें अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है, और इसको जो बेचा है वो 150 रुपये में बेचा है, और इसका बाजार मूल्य जो है वो 100 रुपये है। तो इसके बारे में आपको बता दें, जब भी लाभांश की घोषणा होती है वो अंकित मूल्य पर होती है। अब अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये है, और इस पर 20% लाभांश की घोषणा हुई है, तो 20% 20 ही रुपये इसका आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो 20 अब देख लें वो ऑप्शन में हमारे सी, तो राइट आंसर इसका होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये पूरे सॉल्यूशन का ही है, सॉल्यूशन इसमें नहीं हम अभी इसमें करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अधिमान शेयर जिन पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयरधारक मत देने के अधिकार का दावा कर सकते हैं कहलाते हैं। अब वो कौन से कहलाते हैं?
अवशिष्ट भागी अधिमान शेयर, परिवर्तनीय अधिमान शेयर या संचयी अधिमान शेयर या असंचयी अधिमान शेयर। राइट आंसर हमारे पास होगा संचयी अधिमान शेयर, संचयी पूर्वाधिकार शेयर या अंश, यानी संचय अधिमान हो या पूर्वाधिकार एक ही बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्राप्ति एवं भुगतान खाता संक्षिप्त प्रारूप है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की यहाँ पर बात चल रही है। रोकड़ पुस्तक का, पासबुक का, या ए और बी दोनों का, या उपरोक्त में किसी का नहीं। प्राप्ति एवं भुगतान, अब प्राप्ति और भुगतान में क्या है, जो रुपए प्राप्त हो रहे हैं उनको लिखा जाएगा, जो उसका भुगतान किया जा रहा है उसको लिखा किया जाएगा। कैश बुक में क्या होता है, रोकड़ पुस्तक में, उसमें भी यही होता है, जो रकम प्राप्त होती है डेबिट कर दी जाती है, जो रकम का भुगतान किया जाता है उसे क्रेडिट में किया जाता है। यानी कि ये संक्षिप्त रूप हो जाता है काय का, रोकड़ पुस्तक का। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 22 नंबर का, आय व्यय खाते में आंकड़े सम्मिलित होते हैं। आय व्यय खाते में आंकड़े सम्मिलित होते हैं गत वर्ष से संबंध, या चालू वर्ष से संबंध, या फिर भावी वर्ष के संबंध, या फिर उपरोक्त सभी। तो आय व्यय खाते में जो होते हैं वो होते हैं चालू वर्ष से संबंधित, क्योंकि जो पिछले वर्ष होगा उसे लेस कर दिया जाएगा, अगले वर्ष से संबंधित होगा उसको भी समायोजना के तौर पर लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो होगा वो होगा चालू वर्ष से संबंध। अगला क्वेश्चन है एक गैर व्यापारिक संस्था में क्या तैयार किया जाता है। एक गैर व्यापारिक संस्था में लाभ हानि खाता, या व्यापार खाता, उत्पादन खाता, या फिर आय व्यय खाता। तो बता दूं, व्यापार खाता, उत्पादन खाता और लाभ हानि खाता ये अंतिम खाते के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यहाँ जो नहीं बनाया जाता, जो अंतिम खाते में नहीं बनाया जाता है वो आय व्यय खाता। तो फिर आय व्यय खाता जो बनाया जाता है वो गैर व्यापारिक संस्था में बनाया जाता है। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा डी, क्योंकि अंतिम खाते में ये नहीं बनता है तो फिर यहाँ व्यापारिक खाते, इसमें गैर व्यापारिक संस्था में ये बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है आय व्यय खाता है एक व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, या अवास्तविक खाता, या फिर उचंत खाता। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास में होगा कि ये जो है एक आय व्यय खाता, आय व्यय खाता है एक, ये व्यक्तिगत खाता भी नहीं है, वास्तविक खाता भी नहीं है, ये अवास्तविक खाता हमारे पास में कहलाएगा। उच्चंत खाता तो हो ही नहीं सकता, ये अवास्तविक खाता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है विनियोग पर ब्याज के 500 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें 100 रुपये गत वर्ष के ब्याज के शामिल हैं। अब इसमें आय व्यय खाते में कौन सी राशि लिखी जाएगी। अब कौन सी राशि लिखी जाएगी, 100 लिखी जाएगी, 500 लिखी जाएगी, 600 लिखी जाएगी, या फिर 400 लिखी जाएगी। भाई क्वेश्चन को देख लें, ब्याज के जो टोटल प्राप्त हुए 500 प्राप्त हुए, जिसमें 100 रुपये गत वर्ष के ब्याज के शामिल हैं। भाई गत वर्ष के मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में ही बताया था, उसको लेस कर देते हैं। तो 500 में से 100 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 400। अब 400 देख लें, हमारे पास डी ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि न्यूनतम किराया को यह भी कहा जाता है। अब न्यूनतम किराया क्या है, स्थिर किराया, मृत भाटक, या फिर उपर्युक्त ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पहले न्यूनतम किराए के बारे में बात कर लें। न्यूनतम किराया ये खान जो होती हैं, खानों के बारे में होती है। क्या इसका एक न्यूनतम किराया होता है, चाहे भले ही से वस्तु का उसमें से ना निकाला गया हो, चाहे वस्तु को उसमें से निकाला गया हो या ना निकाला गया हो, कि न्यूनतम किराया तो देना ही देना है। जैसे इसको हम इससे भी समझ सकते हैं, जैसे लाइट का जो मीटर होता है, लाइट का मीटर, उसका एक चार्ज होता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है और शहरी क्षेत्र का अलग होता है। जो भी उसका फिक्स चार्ज है वो उसका न्यूनतम किराया है। इसी तरह से यहाँ पर भी न्यूनतम किराए की यही बात है। तो न्यूनतम किराया को यह भी कहा, अच्छा यहाँ पर, यहाँ ये किसको कहते हैं नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि न्यूनतम किराए को यह भी कहा जाता है, यानी इसका पर्यायवाची पूछा है। तो मृत भाड़क इसको कहा जाता है, मृत। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मृत राइट तो सही, ये भी हो रहा है मृत भाड़क। इसको मृत भाटक भी इसको बोल बोल सकते हैं, मृत भाड़क।
मृत भाड़क, भाड़ा भी बोलते हैं ना, तो भाड़ा को भाड़क शब्द भी यहाँ पे यूज किया गया। और इसको स्थिर भी, इसको क्योंकि स्थिर भी ऑप्शन दे रखा है, मैंने ये बताया लाइट वाले मीटर में, जिसको स्थिर स्थाई यानी फिक्स चार्ज जो होता है वो भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो ए भी सही है और बी भी सही है, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकार शुल्क की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। अधिकार शुल्क, अब अधिकार शुल्क ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। उत्पादन गुणा अधिकार शुल्क की दर, अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारे पास होगा जो सबसे पहले नंबर पर दे रखा है, जो भी उत्पादन शुल्क है और जो भी दर उस पर लगती है उत्पादन शुल्क के लिए, उसी की परसेंटेज यहाँ पर निकाली जाती है गुणा करके। तो राइट जो होगा वो होगा उत्पादन गुणा अधिकार शुल्क की दर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लघु कार्य राशि वसूली की शर्तें हैं। लघु कार्य राशि की वसूली की शर्तें हैं। ऑप्शन है लघु कार्य की राशि असीमित अवधि में अपलिखित करना, बी है लघु कार्य की राशि अगले वर्ष में ही अपलिखित करना, सी है लघु कार्य की राशि प्रथम कुछ वर्षों में अपलिखित करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो है, सारी बातें इसमें सही हैं, तीनों की तीनों बातें सही हैं। लघु कार्य की राशि असीमित अवधि में अपलिखित करना, ये भी होता है। लघु कार्य की राशि अगले वर्ष में ही अपलिखित करना, ये भी है। सी है लघु कार्य की राशि प्रथम कुछ वर्षों में अपलिखित करना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सही है। अब तीनों राइट हैं तो डी ही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अधिकार। अब यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है। अधिकार संपत्तियों का प्रतिफल है, मूर्त संपत्तियों का प्रतिफल है, या अमूर्त संपत्तियों का प्रतिफल है, या उपर्युक्त दोनों का प्रतिफल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर सी, यानी ए और बी दोनों ही हमारे पास में सही हैं, क्योंकि मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति दोनों का प्रतिफल फल होता है अधिकार शुल्क। अब जब ये है तो नीचे यहाँ पर सही जो दे रखा है उपर्युक्त दोनों यहाँ पर है, तो राइट आंसर उपर्युक्त दोनों होगा। ये ऊपर बता ही दिया कि अधिकार शुल्क जो है वो आपको जो खाने होती हैं, तेल के कुएं होते हैं, इन चीज़ों पर लगता है। पट्टे जो होते हैं उन पर भी होता है। पेटेंट अधिकार है, इन पर भी अधिकार शुल्क का विशेष अधिकार इन पर होता है। तो मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति दोनों इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किराया क्रय मूल्य सदैव रोकड़ मूल्य से होता है। किराया क्रय मूल्य सदैव रोकड़ मूल्य से होता है, तो ये तो अधिक ही होता है, ये तो सीधी सी बात है। रोकड़ प्लस ब्याज दोनों को जोड़ करके क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। तो राइट आंसर हमारे पास में बी होगा, अधिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किराया क्रय पद्धति से क्रेता को क्या लाभ है। मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग, वस्तु वापसी की सुविधा, मुफ्त मरम्मत की सुविधा, उपर्युक्त में सभी। यहाँ सभी राइट आंसर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ जो है मूल्यवान वस्तु का उपयोग होता है, ये भी ठीक है। वस्तु की वापसी की सुविधा रहती है, ये भी ठीक है। मुफ्त मरम्मत की सुविधा भी किराया क्रय पद्धति में रहती है। तो जब ये सब कुछ सही है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है रोकड़ मूल्य पर, किराया क्रय मूल्य पर, या किराया क्रय मूल्य माइनस सुपुर्दगी के समय भुगतान, या रोकड़ मूल्य माइनस सुपुर्दगी के समय भुगतान। राइट आंसर यहाँ पर हमारा पहला वाला ही है, क्योंकि जो ह्रास कटता है वो रोकड़ मूल्य पर ही काटा जाता है। पद्धति कोई सी भी यहाँ पर अपनाई जा सकती है काटने की, तो रोकड़ मूल्य यहाँ पर राइट आंसर होगा, कैश वैल्यू। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस्त क्रय पद्धति में किसी वस्तु का मूल्य होता है नगद मूल्य के बराबर, अदत्त राशि के ब्याज के बराबर, या वस्तु का नगद मूल्य एवं अदत्त राशि पर ब्याज के योग के बराबर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वही वस्तु का नगद मूल्य एवं अदत्त राशि पर ब्याज के योग के बराबर जो राशि में निकल के आता है वो यही होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा, निम्न पद्धति में भुगतान में चूक होने पर विक्रेता क्रेता से वस्तु वापस नहीं ले सकता। भुगतान में चूक होने का मतलब है कि भुगतान ना करना। या चूक का मतलब ये नहीं है कि 500 की जगह 200 भुगतान हो गया या 250 की जगह 205 हो गया। इस तरह से संख्याओं का गड़बड़ चूक नहीं है यहाँ पर। यानी ये एक जानबूझ कर की गई गलती या जैसे भी हो भुगतान ना हो पाना, यानी भुगतान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो निम्न पद्धति में भुगतान में चूक होने पर विक्रेता क्रेता से वस्तु वापस नहीं ले सकता। वो किस में नहीं ले सकता है वो हमें यहाँ पर दोनों, क्योंकि पद्धतियां दे रखी हैं, किराया क्रय पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति, अधिकार शुल्क या उपर्युक्त में कोई भी नहीं। तो राइट आंसर, क्योंकि किराया क्रय पद्धति में क्या होता है, अब किराया क्रय पद्धति में ये होता है कि अगर भुगतान नहीं किया गया है तो वस्तु को वापस उठाकर ले जाते हैं और जो भी उस पर धनराशि प्राप्त हो गई होती है उसको किराया मान करके जब्त कर लिया जाता है, वो वापस नहीं होता है। किस्त भुगतान पद्धति में ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल जो भुगतान नहीं किया गया यानी जो धनराशि अदत्त है उस पर उसके लिए दावा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। वह माल को पुनः बिक्री कर सकता है। यहाँ देखें पद्धति का नाम किस्त भुगतान पद्धति है जिसमें वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता। तो वह यानी जिसने खरीदा है इस किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर किसी की ने, तो वो क्या, उसको क्या अधिकार है, वह माल को पुनः बिक्री कर सकता है, वह माल को गिरवी रख सकता है, वह माल का मनवांछित उपयोग कर सकता है या उपर्युक्त सभी। तो इसको ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं, ABC। जब ये तीनों ही अधिकार प्राप्त हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, आय पर व्यय के आदि को आय एवं व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पूछा सही है, सही है, आय पर व्यय के आधिक्य को, आय पर व्यय के आधिक्य को, यानी कि यहाँ पर आय है, आय अधिक हो रही है, यहाँ जो है आय अधिक हो रही है, व्यय कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आय है। तो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में यहाँ पर दर्शाए जाएंगे, यानी कि ये तो गलत है। दूसरा, पेज की प्राप्त चंदे को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दर्शाया जाता, नहीं दर्शाया जाता, ये भी गलत है, ये भी दर्शाया जाता है। अगले ऑप्शन इसके हैं, एक क्लब द्वारा गवर्नर के आतिथ्य सत्कार हेतु प्राप्त विशेष चंदे को चिट्ठी में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाएगा, ये भी गलत है, ये भी नहीं दर्शाया जाएगा। डी है, 2020 में वर्ष 2021 के लिए प्राप्त चंदे को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा। 2020 में 21 के लिए यानी अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, इसको दर्शाया जाएगा, ये राइट आंसर है, ये सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर व्यापारिक संस्था का उदाहरण है क्लब, स्कूल, अस्पताल, उपर्युक्त सभी। यानी गैर व्यापारिक, जहाँ व्यापार नहीं होता, तो क्लब में कोई व्यापार नहीं होता, स्कूल में नहीं होता, अस्पताल में नहीं होता, यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी मद एक क्लब के चिट्ठी में प्रदर्शित नहीं की जाती है। क्लब के चिट्ठी में आगामी वर्ष के प्राप्त चंदे, चालू वर्ष के प्राप्त चंदे, चालू वर्ष के अप्राप्त चंदे या अदत्त वेतन। तो राइट आंसर यहाँ पर है चालू वर्ष के प्राप्त चंदे। जो चालू वर्ष में प्राप्त चंदे हुए हैं वो आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि चालू वर्ष के प्राप्त चंदे आर्थिक चिट्ठी में ये जो है नहीं दिखाए जाएंगे। क्यों नहीं दिखाए जाएंगे, यहाँ बात आती है, क्योंकि चिट्ठी में जो लिखाया जाएगा वो केवल दायित्व और संपत्ति ही दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये ना दायित्व है ना ही और ये संपत्ति है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है,
एक गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा नहीं तैयार किया जाता है? गैर व्यापारिक संस्था की आय के निर्धारण के लिए तो लाभ हानि खाता है, चिट्ठा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता है। तो या दोनों बातें हैं यहाँ पर। गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार नहीं किया जाता, नहीं या नहीं तैयार किया जाता। तो हमें एक दोनों बातें पता होना चाहिए, कौन सा नहीं और कौन सा तैयार किया जाता है। तो भाई चिट्ठा तो गैर व्यापारिक संस्था ही बनाती है, आय व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान ये दोनों प्रसिद्ध हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए। और लाभ हानि खाता है वो है अंतिम खाते का, तो लाभ हानि खाता यहाँ पर नहीं, यानी हमारे पास राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्न प्रकार का होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, वस्तुगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पूंजीगत खाता या फिर नाम मात्र का खाता। यहाँ पर ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता हमारे पास एक ये वास्तविक खाता होता है, और वास्तविक खाता जो बोला जाता है वो बोला जाता है वस्तुगत खाते को, यानी वस्तुगत खाता वास्तविक खाते का पर्यायवाची हम इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन जो है वह ह्रास लगाया जाता है चालू संपत्ति पर, स्थायी संपत्ति पर, अदृश्य संपत्ति पर या दृश्य संपत्ति पर। तो ह्रास जो लगाया जाता है सबने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, ये स्थायी संपत्ति जो फिक्स एसेट होते हैं उसी पर लगाया जाता है, यानी स्थायी संपत्ति बी ऑप्शन इसका राइट होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ह्रास की किस विधि के अंतर्गत स्थायी संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है? तो इसकी जो यहाँ पर विधियों के नाम दे रखे हैं, सीधी रेखा विधि, वार्षिक विधि, ह्रासित शेष विधि और वर्षों के अंकों की योग विधि। तो यहाँ जो शून्य नहीं होता यानी अवशेष जरूर बचता है, भले ही से वो थोड़ा सा ही बचेगा जरूर, वो होता है हमारे पास ह्रासित शेष विधि या क्रमागत शेष पद्धति भी इसको बोला जाता है। राइट आंसर हमारा यही होगा, ह्रासित शेष विधि। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अप्रचलन का आशय है निम्न में से किस कारण से मूल्य में गिरावट है? अप्रचलन का आशय है निम्न में से किस कारण से मूल्य में गिरावट है? बाजार मूल्य, भौतिक छीजन, अन्वेषण या समय बीत जाना। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा अप्रचलन। अप्रचलन का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए कि कोई नया आविष्कार हो जाना, और आविष्कार, अन्वेषण ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। अन्वेषण यानी नए नए आविष्कार का आ जाना या नई नई वस्तुओं का आ जाना, जिससे पुरानी वस्तुओं का अप्रचलन हो जाता है। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सांख्यिकीय विभ्रम का अर्थ होता है, वो क्या होता है? आंकड़ों के संग्रहण के दौरान हुई गलतियां या गणनाओं के दौरान हुई गलतियां, वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्य का अंतर या पुराने आंकड़ों एवं नए आंकड़ों का अंतर। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विभ्रम। भ्रम सही आप समझ रहे होंगे, भ्रम भ्रम तो भ्रम ही है। तो वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्यों का अंतर, जो आंकड़े एकत्र किए थे तो उसका वास्तविक मूल्य, जो आंकड़े एकत्र किए थे वो हमारे पास सब अनुमानित मूल्य, पहले अनुमानित लगाया गया कि वो सब अनुमान है, जो भी उसका निष्कर्ष है अनुमानित इतना होगा, और बाद वास्तविक जो निकल के आया वो कुछ और निकल करके आया। तो ये वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्यों का अंतर कहलाता है विभ्रम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, और अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन है। अब ये कथन पहला ही है, कथन बाउले पहले ही नंबर पर दे रखा है, बाउले का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सारणियन का यह उद्देश्य नहीं है समकों की प्रकृति स्पष्ट करना, समकों को सरल बनाना, तुलना कार्य को सरल बनाना, समकों का संपादन करना। तो सारणी यानी टेबुलेशन, टेबल जो बनाई जाती है, टेबल जो बनाई जाती है किसी भी चीज़ के लिए, टेबल बनाई जाए तो उसमें समकों की प्रकृति भी स्पष्ट करने का होता है, समकों को सरल बनाने के लिए भी बड़ा होता है, और तुलना कार्य को सरल बनाना भी होता है। जैसे दो टेबल पिछले वर्ष के, और जैसे बैलेंस शीट को अगर देख लें तो वो भी तो हमारे पास में एक टेबल के रूप में है। गत वर्ष का और चालू वर्ष का जो अगर हम देखें और तुलना करनी हो तो हमें की तुलना की जा रही है उसमें, तो तुलना कार्य को सरल बनाया जाता है। जो कि नहीं है वो है समकों का संपादन करना है, ये हमारे पास गलत, और यहाँ पूछा उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव ही पूछा है, तो राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर हमारे पास डी
ही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काल श्रेणी प्रदर्शित करती है। अब काल श्रेणी जो है प्रदर्शित करती है निष्पक्ष दिशा या अल्पावधि उच्चावचन या दिशा, मौसम, चक्रीय तथा अनियमित परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, दिशा, मौसम और चक्रीय तथा अनियमित परिवर्तन। मौसम का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर परिवर्तनों की यहाँ पर बात चल रही है। दिशा परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन, मौसम का मतलब है वस्तुओं का सीजन, चक्रीय परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माध्यिका तथा समांतर माध्यिकी की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें सब चलता क्या है, ये हम हिंदी क्रम भी अगर इसको देखें, माध्य, माध्यिका, बहुलक ये चलता है। अब इनको उल्टे रूप में अगर लिख लें तो पहले क्या आएगा, बहुलक, और माध्यिका बीच में थी पहले भी और अभी भी, और माध्य। अब जो बीच में है उसको थ्री को हम ध्यान रख लें तो उस पर हमें थ्री लगा देना है। इस तरह से हमारे पास ये बनता है राइट आंसर। जो सूत्र है इसका, बहुलक बराबर थ्री से हम गुणा करते हैं माध्यिका में -2x, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करवाए थे, एक दो वीडियो इसकी बनाई थी, उसमें पड़े हुए हैं क्वेश्चन, इस सूत्र से उसको सॉल्व भी करवाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित विवरण का समांतर माध्य बताइए। अब भाई समांतर माध्य बताने के लिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर चीज़ें दे रहा है, एक्स श्रेणी भी दे रखा है, आवृत्ति भी दे रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सिग्मा एफ एक्स इसको निकाला जाता है, यानी इनकी आपस में गुणा की जाती है। ये सब की जाएगी इनकी आपस में गुणा। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, उससे ये निकल के आता है, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा तभी उससे पता चलेगा। अब उसके लिए स्क्रीन मेरे पास, मैं पहले ही बता चुका हूँ, छोटी स्क्रीन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ पहले। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक है। व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक, अगर हमें इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी पता चल जाए, व्यक्तियों व्यक्तियों जब इकट्ठे कई सारे व्यक्ति होते हैं तो एक व्यक्ति होता है, उसे मैन बोला जाता है। कई सारे व्यक्तियों को जब संबोधित किया जा रहा है तो ह्यूमन बोला जाएगा। अब ह्यूमन के लिए एच होता है, एच से बनता है, तो एच हमारे पास सी में दिखाई दे रहा है और बी में दिखाई दे रहा है। अब विकास, तो विकास के लिए डेवलपमेंट बोला जाता है, विकास के लिए डेवलपमेंट बोला जाता है। तो डी हम यहाँ पर देख लें तो डी हमारे पास में सी में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अब बी भी नहीं है, क्लियर हो तो गया यहाँ पर अपने आप ही कि सी यहाँ पर राइट होगा। और फिर दे रखा निर्देशांक, निर्देशांक को बोलते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स का आई हमारे पास सी में ही दे रखा है। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा सी, व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण किस समय प्रारंभ होता है। जब पुस्तपालन समाप्त होता है, जब लेखा कार्य समाप्त होता है, जब प्रबंधक अवकाश पर जाता है, या जब नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। राइट आंसर, जब लेखा कर्म समाप्त होता है तब। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है। सार्वजनिक कंपनी ऐच्छिक, अनिवार्य, पूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक कंपनी का अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नैतिक जांच से आशय। नैतिक जांच, नित्य प्रति के सौदों की दैनंदिनी जांच या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली या लेखों की अस्थायी जांच या नैतिक मदों की जांच। नैतिक, अब नैतिक का शब्द मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ऑप्शन में नैतिक शब्द आ जाए हम उसी को राइट कर दें, गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास में भी, आंतरिक निरीक्षण को नैतिक जांच कहा जाता है, सतत जांच भी इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है कंपनी के अंशधारियों द्वारा, वैज्ञानिक अंकेक्षक द्वारा, भारतीय आंतरिक अंकेक्षक संस्थान द्वारा, या कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर होगा कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है। तो ऑप्शन है, जहाँ लेन देन की मात्रा बहुत ही अधिक हो। बी है, जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो, जहां
अर्हता प्राप्त लेखापालक रखे गए हों या उक्त सभी। आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल, यानी केवल आंतरिक चिट्ठे का अंकेक्षण अगर किया जाए तो वो केवल वहाँ किया जाता है जहाँ पर आंतरिक नियंत्रण जो है पहले से ही पूरी तरह व्यवस्थित है, अच्छे से अच्छे वहाँ पर अंकेक्षक लगा रखे हैं, तो वहाँ आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण अधिक उपयुक्त होगा। राइट आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास और वो क्वेश्चन है कि प्रबंध लेखा परीक्षा का प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, सरकार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा या भारतीय प्रतिभूति बाजार बोर्ड के द्वारा। प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश किया जाता है प्रबंध प्रबंध राइट आंसर भाई सी होगा, संचालक मंडल के द्वारा ही यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि संचालक मंडल जब करते हैं तो उससे प्रबंधक जो होगा उसकी प्रबंध जो है मैनेजमेंट है उसकी कुशलता नहीं, ठीक है, संचालक मंडल ही द्वारा होगा, राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। वैधानिक अंकेक्षण सभी सार्वजनिक समिति सीमित कंपनियों के लिए या सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए या संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए या सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वैधानिक अंकेक्षण, जैसे कानूनी अंकेक्षण भी हम इसको कह सकते हैं, लीगल ऑडिट भी इसको कह सकते हैं। तो राइट आंसर है सभी संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है? पुंज उत्पादन, अनुसंधान और विकास, विशेषज्ञता, कामगारों का शोषण। यहाँ पर पूछा गया है निगेटिव, तो निगेटिव तो यही हो रहा है कामगारों का शोषण। शोषण के लिए तो कोई भी कहीं भी अनुमति नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप जो है। अब इसमें डाउट हो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एकाकी व्यापार है सबसे पहले ये हुआ, शुरुआत एकाकी व्यापार से होती है, एकाकी व्यापार से फिर साझेदारी, साझेदारी से कंपनी की तरफ पहुंचते हैं। राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कह रहा है एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है रजिस्ट्रेशन द्वारा, अनुबंध द्वारा या परिस्थितियों बस द्वारा या उत्तराधिकार नियम के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर होगा, सबने देखा है कि राइट आंसर जो इसका ये जो साझेदारी का निर्माण होता है वो एक अनुबंध के द्वारा होता है, और अनुबंध लिखित अथवा मौखिक दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो उचित होता है वो लिखित अनुबंध होता है। अगला क्वेश्चन है एक साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए? किसी साझेदार के दुर्व्यवहार पर, किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर, व्यवसाय में घाटा होने पर, किसी साझेदार की अनुपस्थिति पर। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर, यानी मानसिक बीमारी, यानी मानसिक रूप से अगर वो अस्वस्थ हो जाता है साझेदार, तो उसकी साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन है, फर्म का यहाँ पर विघटन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन है। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन है। संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए तो यहाँ पर वही निर्माण ही उससे होता है रजिस्ट्रार के द्वारा, तो इसके लिए तो अनिवार्य ही होगा, बिल्कुल अनिवार्य ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और अगला क्वेश्चन है कि एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए कितनी न्यूनतम संख्या में सदस्यों की आवश्यकता होती है? न्यूनतम की यहाँ पर पूछी गई है और किसके बारे में पूछी गई है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, एक सहकारी समिति। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारे पास होता है 10, यानी 10 सदस्य होने चाहिए, यानी ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या होती है। एक सार्वजनिक कंपनी में 20, 40, 50, अनंत, यानी इसमें असीमित होती है संख्या, वो होती है अनंत। निजी कंपनी में लिमिटेड होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऐसी फाइल जिसमें लेखा परीक्षा के अधीन संगठन संगठन संचालित करने के नियम होते हैं वो कहलाती है। वो कौन सी होती है? जिसमें सारे रूल्स रखे हुए हैं, सारे दिशा निर्देश जिसमें रखे हुए हैं। चालू फाइल, स्थायी फाइल या नेमी फाइल या पूर्णता फाइल। तो इसके लिए नाम दिया जाता है एक स्थायी फाइल। एक ऐसी फाइल जो होती है वो स्थायी फाइल होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और कह रहा है कि फाइलिंग की परंपरागत पद्धति है। फाइलिंग की परंपरागत पद्धति है। परंपरागत यानी जो बहुत पहले से कोई भी परंपरा चली आ रही है वो परंपरागत कहलाती है। जैसे बॉक्स फाइल है, लीवर आर्च फाइल है या खड़ी फाइल है, लेटी हुई फाइल है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बॉक्स। भाई पहले क्या होता था, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में सारे पत्र वगैरह जो भी थे, कागजात वगैरह रखे जाते थे। बॉक्स फाइल जो है वो परंपरागत पद्धति है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, फाइलिंग का उद्देश्य है। फाइलिंग का उद्देश्य पत्रों का उचित प्रकार से छांटा जाना, पत्रों का उचित रख रखाव, पत्रों की शीघ्र पुनः प्राप्त किया जाना, या फिर उपर्युक्त सभी। अगर किसी के दिमाग में बात आ रही है उपर्युक्त सभी, तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर राइट आंसर है पत्रों का उचित रख रखाव, यानी पत्रों को सुरक्षित तरह से, उचित तरीके से रखा जाए। अगर बात किसी के दिमाग में आ रही है कि पत्रों को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने के लिए, तो वो होती है अनुक्रमणिका। फिलहाल यहाँ पर पत्रों का उचित रख रखाव यानी बी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस पद्धति का एक बड़े आकार के प्रतिष्ठान के लिए सुझाव दिया जाता है? वो है कबूतर खाने वाली फाइल, या तार फाइल, या फिर खड़ी फाइल, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर होगा खड़ी फाइल प्रणाली। खड़ी फाइल प्रणाली क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा बुक सेलर की दुकान पर जो बुक्स वगैरह रखी जाती हैं वो खड़े रूप में रखी जाती हैं, अलग अलग कॉलम्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से खड़ी फाइल प्रणाली जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं। पहले बैंकों में भी ये लेजर चला करते थे। क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्ताव किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? प्रथम औद्योगिक औद्योगिक नीति की यहाँ पर बात चल रही है। तो प्रस्ताव की यहाँ पर बात है, ये कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर वर्ष, प्रस्ताव और लागू होने में अंतर होता है। जो प्रस्ताव हुआ था वो 1948 में हुआ था, और जो लागू हुआ था वो 1949 में लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, यानी प्रस्ताव जो बना वो 1948 में बना, 1949 में पास होकर के इसको लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र की विशेषता है? छिपी बेरोजगारी तो उद्योग की, व्यापार की, यातायात की, कृषि की। यहाँ राइट आंसर जो होगा कृषि की। कृषि में बहुत सारे मजदूर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है, यह कथन है। अब सुम्पीटर का है, या मैकलीलैंड का है, या हैगेन का है, या जॉन कुनकेल का है? उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है। राइट आंसर है इसका, ये बात कही गई है जॉन कुनकेल के द्वारा। इन्होंने ही इसको इसको परिभाषित भी किया, इसमें पूरा किया हुआ है इनके द्वारा ये पूरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, कई प्रैक्टिस सेट में यह आया है, प्रतिलिपिकरण के लिए, स्टाम्प लगाने के लिए, लेखांकन कार्य के लिए, या कार्ड पंच करने के लिए। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, पढ़ाया है, और उसमें जो आया था पोस्ट ऑफिस के लिए आया था। तो पोस्ट ऑफिस में क्या स्टाम्प लगाने की बात गई थी, तो इसमें स्टाम्प लगाने के ही लिए अभी भी यहाँ पर राइट आंसर यही होगा, यानी सी। अगला, नहीं, मैंने बोला क्या था? मैंने बोला सी और लगाया था बी पर। ये राइट है, बी आंसर है, बी ऑप्शन सही है स्टाम्प लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का प्रणालीगत उपागम संबंधित है निम्न में से? प्रबंधन का प्रबंध सूचना प्रणाली, संतांत्रिक उपागम, या व्यवस्थापक विश्लेषण, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन है, प्रबंधन का प्रणालीगत उपागम संबंधित है निम्न से? प्रबंध सूचना प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, यही राइट होगा, प्रबंध सूचना प्रणाली ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है,
75 कि किसी कंप्यूटर में स्मरण इकाई का कार्य है। ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है, किसी सेट में दिया गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन में है अंतिम उत्पादन प्रदान करना, गणना करना, अन्य इकाइयों को नियंत्रित करना या आंकड़ों का भंडारण करना। तो राइट आंसर जो होगा आंकड़ों का भंडारण करना। स्मरण से हमें यहाँ पर इसका आंसर देखना है। स्मरण यानी भंडारण, स्मरण वैसे याद रखना, तो भंडारण में जो है ये अपने अंदर समकों को भंडारित करता है, एकत्र करता है। किसको? आंकड़ों को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य है। व्यापारिक कार्यालय का पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, कर्मचारियों के वेतन आदि की गणना करना, रिकॉर्ड को व पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास में रिकॉर्डों को व पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। ऊपर का ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें केवल पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की बात कही गई है, और जल्दबाजी में उसको कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्ड और पत्र सभी के लिए बात यहाँ पर है, रिकॉर्ड और पत्र दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब कथन गलत कौन सा है कि साझेदारी में साझेदारियों की न्यूनतम संख्या 4 होती है। सबसे पहला तो यही गलत है, यानी क्वेश्चन जो है वो ये गलत है। और यहाँ पे हमें ये तो पूछा गया कि कथन गलत है, यानी नेगेटिव पूछा है, तो राइट आंसर यही है। अब आगे के फिर भी इसको पढ़ लें। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है, राइट है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार गलत सही है, ये 2003 के अनुसार गलत हो जाएगी। एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, ये भी सही है। साझेदारी का पंजीकरण कराना ऐच्छिक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है रजिस्ट्रेशन द्वारा, अनुबंध द्वारा, परिस्थितियों बस या उत्तराधिकार नियम के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है, एक बार और भी आ गया, तो अनुबंध यहाँ पर है, लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के समापन पर जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं, सबसे उसमें एक वसूली खाता बनाया जाता है। तो फर्म को खाते पूंजी खाते को बंद करने के लिए क्या होता है, शेष से या बैंक खाते से, क्रय खाते से या लाभ हानि खाते से। तो जो भी कुछ होता है वो बैंक खाते में पहले जमा किया जाता है, और बैंक खाते से फिर साझेदारों के पूंजी खातों में डेबिट या क्रेडिट आवश्यकता के अनुसार क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नांकित में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानता अनिवार्य है। पंजीकरण अनिवार्य है। एकल स्वामित्व में नहीं है, साझेदारी में नहीं है, श्रृंखला भंडार में भी नहीं, तो संयुक्त पूंजी कंपनी में। ये क्वेश्चन दूसरे तरह से ऊपर आ चुका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंशों का सामान्य विक्रय स्कंद विनियमों अथवा विनियोग समूहों में निजी प्रस्ताव कहलाता है। प्रत्यक्ष विक्रय, स्कंद प्रस्ताव या अंतरराष्ट्रीय बोली या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ देखें विक्रय स्कंद विनियमों की यहाँ पर बात चल रही है। अब इसके लिए जो जो प्रस्ताव होगा, जो निजी प्रस्ताव होगा, वो स्कंद का ही प्रस्ताव कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उदाहरण है एक वैधानिक निगम का, एक सरकारी निगम का, या एक विभागीय उपक्रम का, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये एक विभागीय उपक्रम है। ये सरकार के एक विभाग के अंडर में कार्य करता है, उसी के दिशा निर्देशों पर काम करता है, होगा सरकार के अधीन ही। अगला क्वेश्चन है, एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, पंजीकरण समझौते के द्वारा, या सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा, या किसी के भी द्वारा हो सकता है। अब यहाँ पर हमें राइट आंसर को देखना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक वैधानिक निगम, तो वैधानिक निगम संसद के विशेष प्रस्ताव द्वारा, अधिनियमों के द्वारा ये होता है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करते समय क्या उद्देश्य होता है। सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय हित, या श्रमिक कल्याण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर सभी होगा ये, क्योंकि सभी राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं आय और संपत्तियों की असमानताएं, ये सभी ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, या विकासशील अर्थव्यवस्था की, या विकसित अर्थव्यवस्था की।
क्वेश्चन को देख लें। पूंजी की कमी है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, एवं आय और संपत्ति की असमानताएं हैं। और ये सारी कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, हमारे देश में सब विद्यमान है। ये सभी हमारे ऊपर देश में विद्यमान है। और अब देख लें हमारा देश कैसा है, क्या एक विकसित है या विकासशील है? तो ये हमारा देश विकासशील है। इसी के आधार पर हम व्यवस्था को देख सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ। भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तनों द्वारा, या विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए क्रियात्मक अड़चनें दूर करके, या फिर आयात कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी करके, या उपरोक्त सभी। भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ, उदारवाद से मतलब होता है छूट देना, छूट देना। तो इस तरह से हमारे पास लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन किए गए, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए क्रियात्मक अड़चनें दूर करी गई हैं, ये भी राइट है। आयात कर की दरों में भी महत्वपूर्ण कमी की गई है। तो इस तरह से जब ये सही है तो सही राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास डी, यानी कि सब ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का संतुलित विकास, या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का सम्मिलित विकास, या फिर ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के मध्य संपत्ति का बराबर विभाजन, या निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। राइट आंसर यहाँ पर होगा निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्योंकि इसमें मिश्रित में क्या होता है, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण भरपूर योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राज्यों को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना, या सार्वजनिक सेवा प्रदान करना, या क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, या औद्योगिकरण का आधार प्रदान करना। उद्देश्य नहीं है, यहाँ नेगेटिव पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा राज्यों को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना। ये यहाँ पर गलत है। हाँ, ये जो आंसर है ये यहाँ पर है गलत। अब गलत कोई तो यहाँ पूछा गया है, तो इसलिए यही यहाँ पर राइट आंसर होगा। राज्य को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान नहीं, ऐसे नहीं की जाती है, जो कि यहाँ पर इसके हिसाब से गलत हो रहा है, और गलत के हिसाब से सही हो रहा है। सार्वजनिक सेवा प्रदान करना राइट है, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना राइट है, औद्योगिकरण का आधार प्रदान करना ये भी राइट है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बोलता है कि कम आय वाले देशों के विकास में प्रदर्शन प्रभाव एक बाधा है। यह प्रभावित करता उपभोग की प्रवृत्ति को, तकनीक के चुनाव को, या परियोजनाओं के चुनाव को, या उपर्युक्त सभी को। क्वेश्चन को देखें, कम आय वाले देशों के विकास में प्रदर्शन प्रभाव एक बाधा है, यह प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो ये उपभोग की प्रवृत्ति को, उपभोग की प्रवृत्ति को करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयातकर्ता माल की सुपुर्दगी ले सकता है दर्शनी बिल देकर, जहाजी विल्टी देकर, जहाजी आदेश देकर, या मेट की रसीद देकर। जैसे प्रेषण कंसाइनमेंट में आपको पढ़ाया गया है, कंसाइनमेंट के कोई भी बिल्टी देकर ही उसको छुड़ाता है, ये आपको वहाँ बताया गया है बिल्टी। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर आयात करता यानी दूसरे देशों से यहाँ पर बात चल रही है, तो माल आयात करता, जैसे हमारे देश का अगर माल आया है तो कैसे करके उसको छुड़ाया जा सकता है। कंसाइनमेंट आपको ध्यान में होगा, कंसाइनमेंट जब एक मालिक के द्वारा, प्रेषक के द्वारा, स्वामी के द्वारा अपने एजेंट के पास माल भेजा जाता है, तो माल की जो बिल्टी कराई जाती है वो
स्पीड पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा भेज दिया जाता है। जब वो उसके पास पहुंच जाती है, एजेंट के पास, तभी तो वो माल छुड़ाएगा। तो इसी तरह बिल्टी शब्द यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर बिल्टी तो खाली नहीं है, क्योंकि माल जहाजी यहाँ दिखाया जा रहा है। राइट आंसर जो होगा जहाजी बिल्टी देकर, जो जहाजी बिल्टी प्राप्त हो गई है डाक द्वारा, वो दे दी जाएगी, जमा कर दी जाएगी, और उससे हम माल को छुड़ा लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, माल के आयात के लिए दिया जाने वाला आदेश कहलाता है। माल के आयात के लिए दिया जाने वाला आदेश जो है वो कहलाता है इंडेंट कहलाता है, लैंडिंग कहलाता है, या लदान विपत्र कहलाता है, या फिर साख पत्र कहलाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास होगा इंडेंट। ये एक सेट में और भी क्वेश्चन आया है। अब लेकिन आयात और निर्यात दोनों के ही काम में आता है ये, और दोनों में ही उस समय उसको इंडेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एग्जिम बैंक वित्त प्रदान करता है। एग्जिम बैंक वित्त प्रदान करता है कृषि को, उद्योग को, व्यापार को, या फिर निर्यातक को। राइट आंसर यहाँ पर होगा एग्जिम बैंक जो है वो निर्यातकों को वित्त प्रदान कराता है। इसको आयात निर्यात बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माल अग्रसारित करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। माल अग्रसारित करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। माल अग्रसारित यानी सरकार द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, निर्यातक द्वारा, आयातकर्ता एवं निर्यातक द्वारा संयुक्त रूप से। यहाँ अग्रसारित करने वाले अभिकर्ता की यहाँ पर बात चल रही है। राइट आंसर होगा निर्यातक के द्वारा। यहाँ पर निर्यातक के द्वारा होगा। माल अग्रसारित करने वाले अभिकर्ता की, अभिकर्ता क्या, एजेंट। तो इस तरह से बहुत सारी एजेंसियाँ होती हैं। कौन सी एजेंसी के द्वारा माल को भिजवाया जा रहा है वो निर्यातक के ऊपर डिपेंड है, माल भिजवाने के लिए दूसरे देश में। तो निर्यातक द्वारा ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन है, पुनः निर्यात व्यवसाय में क्या सम्मिलित है। पुनः निर्यात व्यवसाय में क्या सम्मिलित है। वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, ना आयात और ना ही निर्यात, आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं का पुनः निर्यात। राइट आंसर इसका हमारे पास में होगा डी, पुनर्निर्यात। यानी आयातित वस्तुओं को या सेवाओं को फिर उसको निर्यात कर दिया जाएगा। एक संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है। जहाजी कंपनी कौन सा प्रपत्र जारी करती है। पूरा जहाज एक बार में किराए पर लिया गया है। चार्टर पार्टी, रेलवे रसीद, या जहाजी बिल्टी, या कप्तान की रसीद। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे का पूरा जहाज किराए पर ले लिया जाता है, पूरा जहाज बुक कर लिया जाता है, तो उसको चार्टर पार्टी प्रपत्र जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उद्देश्यानुसार प्रबंध के प्रतिपादक हैं। उद्देश्यानुसार प्रबंध के प्रतिपादक, एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर एफ डेरकर, एच फ्योल, या थियो हेमन। उद्देश्यानुसार के बात यहाँ पर चल रही है, और इसके बारे में मैंने पूरी थ्योरी भी दी थी, थ्योरी पूरी समझाई थी। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में पीटर एफ डेरकर होगा। पीटर एफ डेरकर, इनके द्वारा ये दी गई। उद्देश्य द्वारा या उद्देश्यानुसार प्रबंध, इसको मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक थे। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक थे पार्किंस, एफ डब्ल्यू टेलर, सी एल बर्नार्ड, एल ए एलन। तो इनमें से कौन से थे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है एफ डब्ल्यू टेलर ही इसके थे, कार्यात्मक संगठन के भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन है, प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा को दिया था। अब ये सार्वभौमिक अवधारणा को दिया था किसने दिया था वो हमें देखना है। तो ये हेनरी फ्योल ने दिया था, और राइट आंसर हमारे पास भी है फ्योल ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है। क्वेश्चन हमारा चल रहा है, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है। क्या है। विशिष्टीकरण, सरलीकरण, विशेषज्ञ सलाह, या फिर अनुभव। राइट आंसर यहाँ पर है विशिष्टीकरण, यानी
ए होना चाहिए। क्रियात्मक बिल्कुल सही है। जब कार्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है तो विशिष्टीकरण ही होता है, राइट है। अगला क्वेश्चन है, समन्वय का उद्देश्य होता है। अब समन्वय का उद्देश्य विलंब हटाना, संघर्ष समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना, या फिर एबीसी सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सहयोग में वृद्धि करना, और सहयोग में वृद्धि यानी राइट आंसर है सी, समन्वय का उद्देश्य। समन्वय, जब एक दूसरे में सहयोग की भावना होगी, समन्वय होगा, तभी तो सहयोग में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 101, अभिप्रेरणा प्रक्रिया मूलतः होती है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मूलतः होती है भावात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, या दैहिक प्रक्रिया, या फिर बौद्धिक प्रक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा, स्वप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले यहाँ पर वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर, वस्तु की कीमत, और उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है मांग को प्रभावित करने वाला क्वेश्चन। मांग को प्रभावित करने वाला वस्तु की उपयोगिता है तभी मांग बढ़ेगी, आय स्तर अधिक है तब बढ़ेगी आय, वस्तु की कीमत कम रहेगी तब भी बढ़ेगी। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी डी राइट आंसर होगा यहाँ पर, डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब दाम बढ़ता है तो कुछ चीज़ों की मांग भी बढ़ जाती है, इस घटना को कहते हैं। जब दाम बढ़ता है तो कुछ चीज़ों की मांग भी बढ़ जाती है, इस घटना को कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल का विरुद्ध मत, गिब्सन का विरुद्ध मत, या बेलबन का विरुद्ध मत, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा गिब्सन का विरुद्ध मत। गिब्सन के विरुद्ध मत के अनुसार ही उन्होंने ये बात कही है, इसी का विरोधाभास किया था। जब दाम बढ़ता है तो कुछ चीज़ों की मांग भी स्वतः ही बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से उसकी मांग में केवल 10% कमी होती है तो ऐसी मांग होगी। अभी ऐसी मांग कैसी होगी? बेलोचदार मांग होगी, या पूर्णतया लोचदार मांग होगी, या पूर्णतया बेलोचदार मांग, या अत्यधिक लोचदार मांग होगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये बेलोचदार मांग होगी। बेलोचदार होना तो यही चाहिए। हाँ, बेलोचदार ही मांग कहलाएगी। अत्यधिक बेलोचदार, या फिर अत्यधिक बेलोचदार, नहीं है तो बेलोचदारी। ठीक है, राइट आंसर ए ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करेगा। एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहां सीमांत उत्पादक घटता हुआ तथा ऋणात्मक हो, या फिर बढ़ता हुआ ऋणात्मक हो, या घटता हुआ धनात्मक हो, या बढ़ता हुआ धनात्मक हो। एक विवेकपूर्ण उत्पादक, ये मैं पहले ही भी आपको कई वीडियो में बोल चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहाँ सीमांत उत्पादक घटता हुआ धनात्मक होना चाहिए, घटता हुआ धनात्मक ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर, यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से सही कौन सा होगा? पूर्ण प्रतियोगिता, तो पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर जो टिक होगा, इजगल टू जो होगा, वो हमारे पास राइट आंसर होगा। और इजगल टू हमारे पास ए ऑप्शन में है, ए आर बराबर एम आर, या फिर इसको ये पलट के भी दे सकता है, एम आर बराबर ए आर। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार भोजन की पूर्ति बढ़ती है अंकगणितीय वृद्धि से, औसत वृद्धि से, या ज्यामितीय वृद्धि से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। माल्थस की यहाँ पे जनसंख्या वाली बात है, चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन है हमारे पास। और इन्होंने कहा था कि जो भोजन की वृद्धि है
वो अंकीगणितीय वृद्धि से बढ़ती है और जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित हुई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित हुई या 16 अप्रैल 1986 को, 16 अप्रैल 1969 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये 1976 में घोषित हुई थी। तारीख का मुझे भी डाउट है, लेकिन तारीख कहीं अलग नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब यही राइट हमारे पास में आंसर होगा। तारीख कुछ और अलग ही है ही नहीं, सभी में 16 अप्रैल है, तो 16 अप्रैल 1976 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, आय का वितरण या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है आय का वितरण। ये इसका कार्य नहीं है, किसका? मुद्रा का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुद्रा प्रसार किसके कारण होता? अत्यधिक मुद्रा निर्गमन, उत्पादन में कमी, घाटे का बजट या उपरोक्त सभी। राइट आंसर, मुद्रा प्रसार की यहाँ पर बात चल रही है। मुद्रा प्रसार का है कि मुद्रा काफी मात्रा में है और वस्तु की मात्रा अगर कम है तो ये मुद्रा प्रसार कहलाएगा। और इसमें ये चीज़ों, तीनों ही चीज़ें हमारे पास में है। अत्यधिक मुद्रा का निर्गमन, उत्पादन में कमी भी आ गई, घाटे का बजट, यानी राइट आंसर जो है वो डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है? मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, सी, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन है, बैंक दर निर्धारित की जाती है, आप लोग भी क्वेश्चन को गैस कर दे रहे हैं, बैंक दर निर्धारित की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर, ना तो सरकार के द्वारा है, ना ही राज्य सरकार, ना उपरोक्त से तो कोई मतलब ही नहीं, रिजर्व बैंक के द्वारा ही दर निर्धारित की जाती है। पेपर में भी आप इस चीज़ों को तो पढ़ने को ही मिल जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की 1935, 1949, 1955, 1956। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और इसका राइट आंसर है 1955। इसके बारे में भी बताया था कि भारतीय स्टेट बैंक की जो इसका जो नाम है पुराना, वो इंपीरियल बैंक था और इंपीरियल बैंक की स्थापना भी बताई थी 1921 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ बात चल रही है भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के बारे में तो सभी को मालूम है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर है यही। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है और क्वेश्चन है, वाक्यांश लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे निर्दिष्ट करता है? आईडीबीआई को, आईसीआईसीआई को या आरबीआई को या आईएमएफ को? यहाँ राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा आरबीआई को, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट जैसे लास्ट में अगर आवश्यकता पड़ती है सभी को ऋण यही उपलब्ध कराता है, इस बात से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है 116, आरबी आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? एक्सचेंज प्रबंधन और नियंत्रण, उधार नियंत्रण, वित्तीय वाणिज्यिक बैंक या कृषि की वित्त व्यवस्था। क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, भाई ये क्वेश्चन एक्सचेंज प्रबंधन द्वारा, एक्सचेंज प्रबंधन और नियंत्रण,
राइट आंसर तो ये भी है। ओह! यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। कार्य सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सचेंज प्रबंधन और नियंत्रण ये बिल्कुल है, उधार नियंत्रण भी है, वित्तीय वाणिज्यिक बैंक भी है और कृषि की वित्त व्यवस्था भी इसको करनी होती है। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होगा सी होगा, सी वित्तीय वाणिज्यिक बैंक, क्योंकि सभी बैंकों को उपलब्ध कराता है वित्तीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन संगठन व्यापार को प्रोत्साहन देता है? एसटीसी, एमएमटीसी, ईसीजीसी या उपर्युक्त सभी? तो ये तो सभी उपलब्ध कराने वाले हैं। एसटीसी, एसटीसी इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन होती है इसकी। और एमएमटीसी, एमएमटीसी होता है मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। और ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। कौन सा व्यापार संगठन को प्रोत्साहन देता है? सभी व्यापार संगठन के लिए है ये। राइट आंसर इसका डी होगा, ये सभी उपर्युक्त यानी उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया था 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1994 या 1 जनवरी 1995 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है ये 95 में हुआ था 1 जनवरी। राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर ये होगा, भारत भी इसका सदस्य है ही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली प्रसिद्ध संस्था नहीं है? उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली संस्था नहीं है, यहाँ नेगेटिव आंसर पूछा गया है। तो इसमें आईएमएफ नहीं है क्योंकि आईडीबीआई ये तो उपलब्ध कराती ही है, आईएफसीआई ये भी कराती है, एसएफसीएस ये भी कराती है। राइट आंसर वही यही है, आईएमएफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब किसी सार्वजनिक उद्योग के शेयर को बाजार में बेचा जाता है तब इसे कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग के शेयर को वैश्वीकरण, निजीकरण, विनिवेश या उदारीकरण? राइट आंसर विनिवेश है इसका। हाँ, विनिवेश ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, स्कंद विपणनी, स्कंद विपणी एक स्थान है जहां अनाज खरीदा बेचा जाता है। विपणी मार्केट को कहा जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। सूचित अंश एवं प्रतिभूति खरीदी या बेची जाती हैं, सोने चांदी का क्रय विक्रय किया जाता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। विपणी का अर्थ अगर आप समझ लें तो आंसर बड़े आराम से इसका दे सकते हैं। विपणी मार्केट, और मार्केट अब यहाँ स्कंद, स्कंद स्टॉक की जो बात आती है वहाँ शेयर के बारे में बात आती है। तो राइट आंसर होगा सूचित अंश में प्रतिभूति खरीदी या बेची जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और अगला क्वेश्चन है, स्कंद विपणी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? स्कंद विपणी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? विनियोजकों के हितों की रक्षा करना, देश में पूंजी निर्माण में सहायता का, या ऋण हेतु सुविधा, या पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना? राइट आंसर यहाँ पर है डी, पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए आवंटित राशि का कुल योजना व्यय में प्रतिशत सर्वाधिक रहा था? प्रथम में, द्वितीय में, छठी में या फिर नौवीं में? तो राइट आंसर जो इसका है वो है द्वितीय पंचवर्षीय ये योजना में। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो इसका था
वो सबसे अधिक था और 3 से ऊपर ही था और बाकी सब में 2 से कम रहा है। राइट आंसर तो यही है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारगर नीति कौन सी रही? आयात प्रतिस्थापन, भूमि सुधार, मशीनीकरण, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। विकासशील देशों में बात चल रही है। विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही वो किसकी रही है? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है मशीनीकरण। जब मशीनों के द्वारा उत्पादन किया गया, कृषि कार्य किया गया, ये सबसे कारगर नीति रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है कि एक रणनीति विकल्प जो कि वर्तमान उत्पादन या सेवा लाइन को साथ ही उद्देश्यों के स्तर जो कि गत उपलब्धियों के यानी पिछली उपलब्धियों के आधार पर निश्चित किया गया है को कम या हटा सकता है। इसे कहते हैं टर्न अराउंड रणनीति, छंटनी रणनीति या विकास रणनीति या विस्तारीकरण रणनीति। लास्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसको हटाने की बात यहाँ कही जा रही है। इससे देख सकते हैं हटा सकता है, तो हटाना को क्या बोलते हैं? छटनी करना कहा जाता है। तो इसको छटनी नीति या रणनीति कहा जाता है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। मिलेंगे अगले सेट में।